हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्मन क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इंग्लिश पेडागोजी। तो आप जानते हैं कि सीटेट के एग्जाम में 75 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी लेकर हम इस वीडियो में आए हुए हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो निश्चित तौर पर आपको हेल्पफुल लगेगा। अगर आप लोग को इसको PDF चाहिए होगा तो वह प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल बर्मन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे ऐसे ही वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी, जो सीटेट के लिए 15 नंबर के लिए आपको हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं। देखेंगे सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं जैसे हम भाषा की बात करते हैं, हिंदी भाषा की बात करते हैं, वैसे हम यहाँ इंग्लिश भाषा की बात करते हैं। हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा आपको सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, बाकी जितना भी आपने पेडागोजी हिंदी की पढ़ रखी है वही पेडागोजी आपकी इंग्लिश में भी होती है। मतलब यदि आपने किसी एक सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ रखी है तो वह आपको लगभग सभी सब्जेक्टों में काम करती है। बशर्ते अंतर सिर्फ इतना होता है कि अगर इंग्लिश की पेडागोजी है तो यहाँ सब इंग्लिश से होगा, और संस्कृत की पेडागोजी है तो वहाँ सब संस्कृत से होगा, और बाकी में सब हिंदी से होगा। तो फ्रेंड्स, फिर भी आपको काफ़ी सेंस लग जाता है कि आप अगर एक पेडागोजी पढ़ लेते हैं तो बाकी पेडागोजी कैसे सॉल्व करनी है उसका अनुमान आप लगा लेते हैं। फिर भी हम देखते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। वी यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आवर थॉट, यानी जो हम अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं, जिस भी तरीके से व्यक्त करते हैं, वह भाषा हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है। फ्रेंड्स, यह एक कथन है, द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। यह हमारे नॉम चॉम्स्की महोदय का दिया हुआ कथन है। तो यह आप एकदम ध्यान दें, क्योंकि परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, नॉम चॉम्स्की महोदय का दिया हुआ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हम थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में और जान लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है तो वह आर्टिकल 343 में दी गई है, और जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वह 343 के फर्स्ट पार्ट में इसका जिक्र किया गया है। यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, ये आर्टिकल 343(1) के अंतर्गत दी गई है। तो आप यह ध्यान देंगे, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत इंग्लिश लैंग्वेज का जिक्र किया जाता है, तो वह सब इंग्लिश से होगा। और फ्रेंड्स, ये भी ध्यान दें कि इंग्लिश इज ए सेकेंडरी लैंग्वेज। जो इंग्लिश होती है हमारी, ये हमारी प्राथमिक लैंग्वेज नहीं होती, यह हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज होती है, क्योंकि हम इसको विद्यालय जाने के बाद ही सीखते हैं। क्योंकि भारतीय परिवेश में ऐसा माहौल नहीं होता कि आप स्टार्टिंग इंग्लिश से ही सीखें। तो फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कि इंग्लिश हमारी हमेशा सेकेंडरी लैंग्वेज में होगी, प्राइमरी में आप इसको टिक नहीं करेंगे। और जो इंग्लिश लैंग्वेज आर्टिकल के बारे में जब पूछेगा तो यह 343 फर्स्ट आर्टिकल आप ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, इसकी जो टोटल लैंग्वेज होती हैं हमारे भारत में, जो टोटल लैंग्वेज है वह 22 लैंग्वेज है। फ्रेंड्स, ये इसका एक फुल फॉर्म पूछा जाता है, MIL। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है हमारा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। फ्रेंड्स, ये भी ध्यान देंगे, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और जो भी पॉइंट है ये परीक्षाओं से कहीं ना कहीं रिलेट है और पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि इंग्लिश हैव 5 वावेल ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग। जो लिखने के आधार पे हमारे जो वावेल यानी स्वर हैं तो वह 5 होते हैं, परंतु अगर हम साउंड के हिसाब से बात करें तो हमारे 20 वावेल होते हैं, जो 12 प्योर वावेल होते हैं और 8 हमारे डिप्थोंग होते हैं। अब फ्रेंड्स, डिप्थोंग क्या होते हैं? तो डिप्थोंग वो होते हैं जैसे कि जब आप बोलेंगे डिप्थोंग को तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 2 वावेल का कॉम्बिनेशन, यानी वावेल साउंड्स लाइक ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अदर वावेल्स। यानी जब भी आप इन 8 डिप्थांगों के बारे में पढ़ेंगे या डिप्थांगों को जब यूज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने 2 वावेल को एक साथ जोड़ दिया, यानी उनका कॉम्बिनेशन है, वही हमारा डिप्थांग होता है। तो आप ध्यान देंगे, परीक्षाओं में ये छोटे छोटे पॉइंट हैं और सीधे पूछे जाते हैं कि वावेल कितने होते हैं, साउंड के बेस पे कितने होते हैं, राइटिंग के बेस पे कितने होते हैं, और कितने डिप्थांग होते हैं, और टोटल कितने होते हैं। तो ये सब आप ध्यान दें। टोटल हमारे अगर देखा जाए तो इंग्लिश में हमारे जो टोटल 44 होते हैं, और हमारे जो 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान दें। आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको डिप्थोंग बताया भी कि वावेल साउंड्स लाइक ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अदर वर्ड्स। ये अदर वावेल यानी जो अदर दूसरे वावेल हैं, स्वर हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन जैसे कि एक आवाज़ आती है वही हमारी डिप्थोंग होता है। आगे बढ़ेंगे फिर फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम बाइलिंगुअलिज्म। तो फ्रेंड्स,
तो ये जो हमारा होता है बाइलिंगुअलिज्म, तो ये होता है ए पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज इज कॉल्ड बाइलिंगुअल, यानी जो व्यक्ति 2 से अधिक भाषा यानी 2 भाषा बोल लेता है, मिनिमम 2 भाषा जो बोल लेता है उसको हम बाइलिंगुअल कहते हैं। अब बात करते हैं पॉलीगेंट की, तो ए पर्सन हु स्पीक 5 to 10 लैंग्वेज कॉल्ड पॉलीगेंट। फ्रेंड्स, जो 5 से 10 भाषाओं की जानकारी रखता है या जो 5 से 10 भाषाएं बोल लेता है उसे हम पॉलीगेंट कहते हैं। और अब बात करते हैं मल्टीलिंगुअल की, तो ए पर्सन हु यूज मेनी लैंग्वेज, यानी जो अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। अब फ्रेंड्स, पॉलीगेंट और मल्टीलिंगुअल आपको दोनों कंफ्यूज कर रहा होगा कि दोनों में भाषाएं अधिक हैं, पर हम किसको क्या समझें। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पॉलीगेंट होते हैं ये जो 5 से 10 भाषाएं बोलते हैं ये अपने आनंद के लिए यानी स्वतः के लिए ये सीखते हैं, इन्हें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, या ये कहा जाए अब जैसे ये मल्टीलिंगुअल होते हैं तो ये जैसे किसी दूसरी जगह गए तो उन्हें उस भाषा की ज़रूरत होती है तब वो इस भाषा को सीखते हैं, और जो पॉलीगेंट होते हैं ये स्वतः अपने आनंद के लिए अपने शौक़ के लिए ये भाषा सीखते हैं। दोनों में यही डिफरेंट होता है, बाकी दोनों को अधिक भाषाओं की जानकारी होती है। बस आप इतना ध्यान दें फ्रेंड्स, इनसे प्रश्न बन जाता है तो ये भी आप ध्यान दें। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। फ्रेंड्स, जो हमारा लर्निंग होती है ये हमारा अधिगम होता है और जो एक्विजिशन होता है ये हमारा अर्जन होता है। जैसे हम हिंदी की तरह होता है, फिर भी आप इसको ध्यान दें। फ्रेंड्स, जैसे ये लर्निंग वर्ड लिखा हुआ तो लर्निंग में आपने देखा कि LEARN यानी लर्न प्लस ING, यानी ये कंटिन्यूस फॉर्म में पहले से है, इसको दोबारा से हमें कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं बताना। यानी जो लर्निंग है हमारा ये कंटिन्यूस फॉर्म में, इसको दोबारा कंटिन्यूस में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ प्रश्न एक प्रश्न बन जाता है कि लर्निंग इज ए प्रोसेस, लर्निंग इज ए, ये आपको कॉम्प्लेक्स नहीं दिया रहेगा, यहाँ इसकी जगह पे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स दे दिया गया, कंटिन्यूस दे दिया गया या डिफिकल्ट दे दिया गया, फिर आपसे पूछा गया कि लर्निंग इज ए प्रोसेस, तो आप क्या टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी लर्निंग होती है तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती, ये लर्निंग पहले से कंटिन्यूस फॉर्म में, तो इसको हमें दोबारा से कंटिन्यूस फॉर्म में बताने की जरूरत नहीं है। तो लर्निंग हमारी जो होगी ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो जब भी ये पॉइंट बनेगा कहीं तो आप ध्यान देंगे कि लर्निंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये हमारी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे लर्निंग अधिगम। फ्रेंड्स, हिंदी में मैंने आपको बताया था कि अधिगम क्या होता है, तो इस पर ध्यान दें कि इसमें हम किसी ना किसी की सहायता लेते हैं, किसी ना किसी इसमें फार्मूले का यूज होता है, किसी ना किसी रूल का फॉलो होता है, किसी ना किसी स्टेटमेंट इसमें दिया होता है। तो जो ये लर्न की जाती है फ्रेंड्स, जो लर्निंग होती है हमारी अधिगम, तो ये लर्न की जाती है, इसके कुछ रूल होते हैं, ये विद्यालय, इसके लिए विद्यालय जाना पड़ता है, या किसी के सामने बैठना पड़ता है, किसी से सीखना पड़ता है और किसी की हेल्प लेनी होती है। तो ये हमारा अधिगम होता है। और जो अर्जन होता है, तो अर्जन जानते हैं कि विद्यालय जाने से पहले बच्चा जो सीखता है वह हमारा अर्जन होता है, और उसमें हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, वह स्वतः आ जाती, उसके लिए स्कूल जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो जो हमारा अर्जन होगा उसके हम मदर टंग के नाम से भी जानते हैं, उसको वर्नाकुलर हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है, जो क्षेत्रीय भाषा हम सीखते हैं उसी को हम वर्नाकुलर कहते हैं। और जो इन्वायरमेंटल होता है, जो हमारा एक्विजिशन होता है, ये हमारे इन्वायरमेंट से आता है। तो आप ध्यान देंगे कि मदर टंग, एक्विजिशन हमारा मदर टंग का पॉइंट है, वर्नाकुलर और इन्वायरमेंट, ये तीनों पॉइंट एक्विजिशन में आते हैं। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज स्किल्स की। फ्रेंड्स, LSRW, यानी L से हमारा लिसनिंग हो गया, S से हमारा स्पीकिंग हो गया, R से रीडिंग और W से हमारा राइटिंग हो गया। तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसके 2 पार्ट होते हैं। अब फ्रेंड्स, जो हमारी लिसनिंग होती है वो क्या होती है, जब हम कुछ सुनेंगे तो वह हमारा लिसनिंग होता है। S से क्या होता है हमारा स्पीकिंग, यानी जब हम कुछ बोलेंगे तो हमारा स्पीकिंग होता है। R से क्या होता है रीडिंग, जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारा स्पीकिंग होता है। और W हमारा राइटिंग, यानी जब कुछ लिखते हैं तो हमारा राइटिंग होता है। अब फ्रेंड्स, जब तक हम कुछ सुनेंगे नहीं तब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं, यानी जब तक लिसनिंग नहीं होगी तब तक स्पीकिंग नहीं होगी, और जब तक रीडिंग नहीं होगी तब तक राइटिंग नहीं होगी। तो आप ये जान गए। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोडक्टिव स्किल, एक रिसेप्टिव स्किल। अब फ्रेंड्स, प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है, द प्रोडक्टिव स्किल्स आर स्पीकिंग एंड राइटिंग बिकॉज लर्नर डूइंग नीड टू प्रोड्यूस लैंग्वेज। यानी जो प्रोडक्टिव स्किल होती है ये हमारी एक स्पीकिंग और राइटिंग, यानी हम क्या बोलते हैं और क्या लिखते हैं, ये स्किल जो होती है हमारी, ये प्रोडक्टिव स्किल कहलाती है। और फ्रेंड्स, इसको बालक प्रोड्यूस करता है, यानी जो भी कुछ लिखता है, जो भी कुछ बोलता है, तो वह पहले कुछ सोचता है, यानी कुछ उसके मन में विचार आते हैं, फिर इसके बाद वह आगे बोलता है। तो यह हमारा प्रोड्यूस यानी उत्पन्न की जाती है, तो यह हमारा प्रोडक्टिव स्किल होता है। तो आप ध्यान देंगे कि इसका जो प्रश्न बनता है तो वो होता है कि स्पीकिंग और राइटिंग किस प्रकार की स्किल्स हैं। तो आप ध्यान देंगे ये प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं। ये फ्रेंड्स, दे आल्सो नोन एज ए एक्टिव स्किल एंड डायरेक्ट स्किल, यानी इन्हीं को हम एक्टिव स्किल्स के नाम से जानते हैं और इन्हीं को डायरेक्ट स्किल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे रिसेप्टिव स्किल। जो हमारी रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं, द स्किल्स आर लिसनिंग एंड रीडिंग, यानी जो सुनना और पढ़ना, यानी जब हम किसी दूसरे को सुनते हैं या किसी किताब को पढ़ते हैं तो वो स्किल्स हमारी रिसेप्टिव स्किल्स होती है। बिकॉज लर्नर्स डू नॉट नीड टू प्रोड्यूस लैंग्वेज टू डू दीज। फ्रेंड्स,
लिसनिंग और रीडिंग को कोई भी बालक प्रोड्यूस नहीं करता, यानी इसे उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस बैठे रहना होता है, किसी को आप सुन रहे होते हैं या किसी पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं। दे रिसीव एंड अंडरस्टैंड, ये किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं और बस समझते हैं। दे आल्सो नोन एज पैसिव एंड द इनडायरेक्ट स्किल। फ्रेंड्स, जो हमारी प्रोडक्टिव स्किल होती है तो वह हमारी डायरेक्ट होती है, और जो रिसेप्टिव स्किल्स होती है ये इनडायरेक्ट होती है। तो आप ध्यान देंगे कि इसे पैसिव और डायरेक्ट स्किल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि ये जो एसएल होती है हमारी, यानी स्पीकिंग एंड लिसनिंग होती है, तो ये हमारी ओरल फॉर्म में होती हैं, और जो रीडिंग और राइटिंग होती है ये हमारी रिटन फॉर्म में होती है। यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि विच स्किल कैन बी एसेस पेन एंड पेपर, यानी पेन और पेपर के माध्यम से कौन सी स्किल का यूज होता है। तो हमारी जो RW है यानी राइटिंग और रीडिंग है, तो ये हमारी पेन और पेपर की सहायता से होता है। और जब पूछा जाएगा कि विच स्किल कैन नॉट बी एसेस, तो वह हमारा SL होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम अगला चैप्टर वर्ब। वर्ब में हम पढ़ेंगे कि जो वर्ड होता है उसमें ING लगा होता है, तो उससे लगभग हमारी वर्ब कंप्लीट हो जाती है। इनमें हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, कुछ पॉइंटों को, तो आप उन्हें पढ़ लें। रेगुलर, जिन वर्ब के साथ ED लगता है उन्हें रेगुलर वर्ब कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे वाश्ड हो गया हमारा, क्लोज्ड हो गया, तो इस प्रकार की जो वर्ब है जिनमें ED लगा होता है वह रेगुलर वर्ब होती हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है। इर्रेगुलर वर्ब क्या होती हैं? जिन वर्ब के साथ ED नहीं लगता। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दें, जिन वर्ब के साथ ED नहीं लगता वह हमारी इर्रेगुलर वर्ब होती हैं। जैसे कट, सट। जैसे कट का आप तीनों फॉर्म पढ़ेंगे तो कट 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 होगा, सट का पढ़ेंगे तो सट 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 ही होगा। तो ये हमारी जो फॉर्म होता है ये इर्रेगुलर होता है। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं तो इनका फ्रेंड्स हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं इनका पैसिव वॉइस बनता है, और जो हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो आप यह भी ध्यान दें, परीक्षा में पूछा जाता है कि किसका पैसिव वॉइस बनता है और किसका नहीं बनता। आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कुछ सिद्धांत हैं। जैसे हमारा इंडक्टिव मेथड, जिसको हम आगमन विधि के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स, इंडक्टिव मेथड हमारा क्या होता है? हमने हिंदी में पढ़ा था कि आगमन विधि वह होती है जिसमें बालक को पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर इसके बाद उसे नियमों की ओर ले जाया जाता है। तो वह हमारा इंडक्टिव मेथड होता है, यानी पहले हम बालक को एग्जाम्पल बताएंगे, फिर इसके बाद उसे रूल की तरफ ले जाएंगे। जो हमारी डिडक्टिव मेथड होगा तो इसमें हम बालक को पहले रूल्स बताएंगे, फिर इसके बाद एग्जाम्पल की ओर ले जाएंगे। तो हमारा जो डिडक्टिव मेथड होगा यह रूल से एग्जाम्पल की ओर चलता है, और जो इंडक्टिव मेथड होगा यह हमारा एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलता है। अब तीसरा हमारा आता है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, यानी आगमन और निगमन दोनों इसमें शामिल होता है। तो हम बालक को पहले एक बार एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करते हैं, फिर हम उसको रूल बताते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी जो निदानात्मक परीक्षण होता है। फ्रेंड्स, हमने हिंदी में पढ़ा था कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। तो जो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, तो जब बालक किसी प्रकार की समस्या में फंसा होता है और हम उन कारणों का पता लगाते हैं, तो वो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। और जब हम उसको उपचार देते हैं, यानी जो हम उसको कुछ टीचिंग से कुछ सिखाते हैं, जो जिस चीज़ों में वो फंसा हुआ है उनसे हम निकालने के लिए जिन मेथड का प्रयोग करते हैं वह हमारा उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडिकल टीचिंग कहलाता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर सबसे पहले यह पता करता है कि आपको क्या समस्या है, तो वह हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। फिर इसके बाद आपको वो जो उपचार देता है तो वह हमारा रिमेडियल टीचिंग होता है। तो आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे, पोर्टफोलियो। तो हमारा जो पोर्टफोलियो होता है तो यह हमारा एक प्रकार का दस्तावेज होता है, यानी ये एक फाइल होती है। ये किसी को भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। जैसे आप किसी जगह गए तो आपको, यानी कोई भी कार्य आपने किया तो आप उसका एक दस्तावेज तैयार करेंगे, और जब आपका वहाँ से ट्रांसफ़र होगा तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को वो फाइल देकर चले आएंगे। अगला पॉइंट है हमारा ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है कि ये, जैसे हम किसी जगह गए, हमको कोई परीक्षण करने के लिए कहा गया, तो हम गए तो हमने वहाँ सब चीज़ों को देखा, यानी उनका अवलोकन किया। तो जब हम उन चीज़ों को देखते हैं तो देखने के बाद वो चीज़ें हमारे मन में होती हैं, हम उनको किसी को शेयर नहीं कर सकते, यानी किसी को हम रिटन फॉर्म में नहीं देते। तो ऑब्जर्वेशन जो होता है तो वो किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये खुद तक ही सीमित होता है। आगे बढ़ेंगे, जैसे डिस्ग्राफिया। फ्रेंड्स, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया, ये भी ध्यान दें आप। डिस्ग्राफिया जो होता है तो ये हमारा राइटिंग से संबंधित होता है, परीक्षा में पूछा जाता है। ये फ्रेंड्स छोटे छोटे पॉइंट है और आपको सीधे परीक्षा में मदद करेंगे। तो जो हमारा डिस्ग्राफिया होगा ये राइटिंग से संबंधित होगा, और जो डिसलेक्सिया होता है हमारा, यह हमारा रीडिंग से संबंधित होता है। तो आप इन पॉइंटों को भी ध्यान दें। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे TLM के बारे में। TLM में हम पढ़ेंगे ऑडियो, जैसे श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं हमारा, जैसे रेडियो हो गया, ये हमारा श्रव्य सामग्री होता है।
जो हमारी विजुअल होती हैं, जैसे चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, इनको हम केवल देख सकते हैं, इनमें हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो ये हमारे जो है विजुअल होते हैं। और जो हमारा ऑडियो विजुअल टीएलएम होता है, तो जैसे यूट्यूब आप चला रहे हैं, यूट्यूब पे जब कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो उसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये हमारा ऑडियो वीडियो विजुअल यानी टीएलएम हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे असेसमेंट। फ्रेंड, असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट एक प्रकार का मूल्यांकन होता है। अब मूल्यांकन क्या होता है? जैसे मैंने आपसे बताया था कि जब हम कोई परीक्षा का आयोजन करते हैं तो जो परीक्षाएं शुरू से लेके अंत तक जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, उनके बीच में जितनी प्रक्रियाएं होती हैं वो अब सब हमारी मूल्यांकन होते हैं। मूल्यांकन इंग्लिश में हमारा दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मेटिव, एक सबमेटिव। और फॉर्मेटिव होता है जैसे हम कोई परीक्षा का आयोजन करवा रहे हैं, उसके बीच में जो बालक को हम सिखा रहे हैं, यानी यदि आपसे कहा जाए कि आप यूट्यूब पे अभी जो हम सीटेट के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, तो यह एक प्रकार से फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। और जब आप इसके लिए फाइनल तैयार हो जाएंगे और सीधे सीटेट का आप एग्जाम देने जाएंगे, तो वह हमारा सबमेटिव होगा। तो आप ध्यान देंगे, जो फॉर्मेटिव होता है ये किसी कार्य के दौरान होता है, यानी ड्यूरिंग में देखा जाता है, किसी कार्य के मध्य में होता है। और जो सबमेटिव होता है ये हमारा किसी कार्य के अंत में होता है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और दूसरा असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब फ्रेंड्स, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है तो जो हमारा ऑफ है, तो ऑफ माने आप जानते हैं कि ऑफ माने होता है बंद हो जाना। यानी अब जब बंद होगा कोई चीज़ तो क्या होता है? बंद होने का मतलब कि वो अपने अंतिम चरण पर होती है। तो जब वो बंद होती है तो बंद होने से आप समझ जाएंगे कि जो हमारा ऑफ है वह हमारा सबमेटिव होता है। यानी इसमें लिखा हुआ कि सबमेटिव जो हमारा किसी कार्य के अंत में होता है, तो आप मतलब बंद होना होता है। तो जब ये इस तरह का पॉइंट आएगा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, तो वह आप समझ जाएंगे कि वह हमारा सबमेटिव है। और जैसे दूसरा लिखा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर का मतलब क्या होता है? अब जैसे फॉर्मेटिव में आपको फॉर पहले से दिख रहा है, तो असेसमेटिव फॉर लर्निंग, तो यह किसी कार्य के दौरान हो रहा है। तो ये आप ध्यान देंगे कि फॉर हमारा फॉर्मेटिव होगा और ऑफ हमारा सबमेटिव होगा। तो अब जब भी आपको कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा तो उस वर्ड का आप अर्थ निकालेंगे, और अर्थ निकालने के बाद आप यह समझेंगे कि वह किसी कार्य के दौरान हो रहा है या किसी कार्य के अंत में हो रहा है। यदि वह किसी कार्य के मध्य में हो रहा है तो वह हमारा फॉर्मेटिव होगा, और जो अगर किसी कार्य के अंत में हो रहा है तो हमारा सबमेटिव असेसमेंट होगा। तो अब ध्यान दें, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को लिया गया है। आगे देखेंगे हम कुछ स्पेशल वर्ड। जैसे हम बात करें लेक्सिकल, ये जो हम आता है ये हमारा मीनिंगफुल वर्ड होता है। जब भी हम किसी मीनिंगफुल वर्ड की बात करेंगे तो उसको हम लेक्सिकल के नाम से जानेंगे। फंक्शन क्या होता है हमारा? फंक्शन होता है कि जब हम किसी चीज़ को जोड़ने का काम करते हैं, यानी फंक्शन हमारा कंजंक्शन का काम करता है। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट हमारा एक तरीके का ये भी लेक्सिकल ही होता है। और जो हमारा मिनिमल पेयर होता है ये हमारा होता है प्रोनाउंसिएशन। ये प्रोनाउंसिएशन के लिए होता है, हम किस प्रकार को उच्चारण करते हैं ये उसके लिए होता है। और कोहेसिव होता है हमारा, ये भी एक तरीके से इसका फंक्शन का कार्य करता है, ये भी किसी जोड़ने का कार्य करता है। और हमारा जो रेटिकल है ये हमारा मतलब इसका मतलब होता है नो आंसर, जिसमें हमें जवाब की ज़रूरत नहीं होती। जैसे नेताओं को आपने देखा होगा कि वो भाषण देते चले जाते हैं और उन्हें किसी जवाब की ज़रूरत नहीं होती, तो ये हमारा रेटिकल कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम प्रेम्पट। तो जो हमारा प्रेम्पट होता है तो इसका हमें जवाब निश्चित होता है, जो मतलब हाँ ना वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमारे प्रेम्पट कहलाते हैं। तो आप ये भी ध्यान देंगे। आगे देखेंगे साइट वर्ड, यानी साइट वर्ड का मतलब होता है जैसे हमने किसी चीज़ को देखा और देखते ही हमारे मुंह से, जैसे हम गए आगरा गए, हमने ताजमहल देखा तो हमारे मुंह से निकल गया ताजमहल। तो हमने किसी चीज़ को देखते ही उसका नाम ले लिया, तो वह हमारा साइट वर्ड होते हैं। होमोपोन्स क्या होते हैं? होमोपोन्स आप जानते हैं कि जिनका साउंड सेम होता है वह हमारे होमोपोन्स होते हैं। और होमोग्राफ हमारे क्या होते हैं? जिनकी राइटिंग सेम होती है, यानी जो लिखने में सेम होते हैं वो हमारे होमोग्राफ होते हैं, और जो बोलने में सेम होते हैं वो हमारे होमोपोन्स होते हैं। तो आप ध्यान देंगे, ये सब आपको पता होगा, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन टैग। फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग क्या होता है? अब क्वेश्चन टैग को आप समझें तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग में जैसे आपको ये दे दिया जाएगा, एक लाइन दे दी जाएगी, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, शी इज़ गुड गर्ल, फिर इसके बाद आपको खाली स्थान दे दिया जाएगा, उसमें हम आपको भरना होता। तो फ्रेंड्स, जब इस तरफ की चीज़ पॉजिटिव होगी तो इधर आप निगेटिव भरेंगे, और जब इधर निगेटिव होगी तो इधर आप पॉजिटिव भरेंगे। तो आप ध्यान, जैसे शी इज गुड गर्ल लिखा है तो हमें इस तरफ निगेटिव भरना होगा, तो इज नॉट सी, यानी हमें निगेटिव बनाना है इसको। तो फ्रेंड्स, तो हम ध्यान देंगे कि क्वेश्चन टैग में बस इतना ही होता है कि दो चीज़ें दी होती हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक निगेटिव होती है। अगर वो पॉजिटिव में दी है तो हमें निगेटिव करना है, और अगर निगेटिव में तो हमें पॉजिटिव करना होता है। तो ये आप ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सीटेट एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। आप इसको 1 से 2 बार पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में आप सॉल्व करने में आप बड़ी इजी वे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल बर्मन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। PDF के लिए हमारे
मोबाइल नंबर 8756121993 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करें, PDF आपको फ्री प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।